बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। C4 केमिकल बॉन्डिंग की डिस्कशन के साथ आज मुलाकात हो रही है। वक्त ज़ाया किए बगैर चैप्टर में सवाल नंबर 1 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट अबाउट रिपल्शन बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। हम जानते हैं वेस्पर थ्योरी में हमने पढ़ा था कि लोन पेयर रिपल्शन लोन पेयर बॉन्ड पेयर से ज़्यादा होती है और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन बॉन्ड पेयर से ज़्यादा होती है, जो कि डेल्टा ऑप्शन में नजर आ रहा है। Second question, all type of electron pair repulsion that exist around central atom in a molecule are collectively known as। तो इन्हें ना जी वैंडर वाल रिपल्शन कहते हैं। जिस तरह वैंडर वाल फोर्सेस होती है ना, सारी फोर्सेस को मिलाकर वैंडर वाल फोर्सेस कहते हैं। इसी तरीके से सारी रिपल्शन, चाहे वो लोन पेयर की हो, बॉन्ड पेयर की हो, बॉन्ड पेयर की आपस में हो, इन सब को मिलाकर वैंडर वाल रिपल्शन कहते हैं, यानी कि बीटा ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। थर्ड क्वेश्चन है कि इन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ। अब ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, हम मिसाल ले लेते हैं कि एक आपके पास हो px, इस तरीके से वो px से मिल जाए सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। अब दो px, एक तो px हो गया ना, देखें जरा मैं बताऊं, मान लें कि ये जो है ना ये px है, ये दोनों px से मिल गई, हेड ऑन ओवरलैप है। अब py और pz कैसे हो गए, वो तो पैरेलल हो गए। अब वो जो पैरेलल हो गए वो कितने हैं, 1 2 3 4, 4 हैं। तो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल पैरेलल ओवरलैप करते हैं तो बनते हैं 2 पाई बॉन्ड। तो चार्ली ऑप्शन में देखें 4 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी कि 2 py और 2 pz आपस में मिलेंगे, टोटल 4 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे, तो इससे बनेंगे पाई बॉन्ड। चार्ली ऑप्शन टिक कर दिया। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स has the strongest tendency to form electrovalent bond। सही जनाब, मैंने बताया था आपको, ये वाली लाइन लिखवाई थी कि जो आयोनिक कैरेक्टर होता है वो साइज ऑफ पॉजिटिव आयन फॉर्मिंग एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर चार्ली सोडियम का साइज सबसे बड़ा है, तो वो सबसे अच्छा आयनिक बॉन्ड बनाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है कि CO2 इज आइसोस्ट्रक्चरल विद। CO2 में जो हाइब्रिडाइजेशन है ना जी, वो sp हाइब्रिडाइजेशन है, कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है CO2 के अंदर। इसी तरीके से अगर आप C2H2 को देखें तो उसमें भी कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए ये दोनों आपस में आइसोस्ट्रक्चरल होंगे। यहाँ पर ये बात भी गौरतलब है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसके क्या हालात हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर छठे ग्रुप का मेंबर है, इसके पास एक लोन पेयर नजर आ रहा है। लोन पेयर होगा तो जाहिर बात है कि ये लीनियर नहीं होने वाला। SnCl2 को देख लें, चौथे ग्रुप का मेंबर है, 2 बॉन्ड बनाए हैं, एक लोन पेयर है, तो ये भी लीनियर नहीं होगा, CO2 जैसा नहीं होगा। अलबत्ता एक प्रॉब्लम ये है कि जो मरकरी क्लोराइड है, मरकरी क्लोराइड जो है वो खुद भी लीनियर होता है। तो यहाँ पर बीटा और चार्ली जो हैं वो दोनों ही सही ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि मरकरी क्लोराइड में भी स्ट्रेट चेन है, यानी कि आइसोस्ट्रक्चरल है CO2 के साथ। तो बीटा और चार्ली में से अगर आपने कोई टिक किया हो तो उसे सही माना जाएगा। छठा क्वेश्चन है कि एलाइल साइनाइड में क्या हालात हैं बॉन्डिंग के। तो मैं एलाइल साइनाइड बना लेता हूँ। ये है जी CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड N। अब यहाँ पे हमने सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और लोन पेयर काउंट करने हैं। पहले मैं सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और पहला बॉन्ड यहाँ पर भी सिग्मा होगा, तो 9 सिग्मा बॉन्ड हो गए। पाई बॉन्ड देख लेते हैं, यहाँ पे जो दूसरा बॉन्ड बचा है वो पाई होगा। 2 एटम्स के दरमियान में पहला बॉन्ड सिग्मा, बाकी सब पाई होते हैं। तो यहाँ पर 1 पाई ये रहा, 2 पाई ये रहे, 3 हो गए, एक लोन पेयर हो गया, तो एक लोन पेयर। तो ये कौन सा ऑप्शन बन रहा है जी, ये बन रहा है चार्ली ऑप्शन। 7th क्वेश्चन आ गया जी, C2C3 सिग्मा बॉन्ड इन विनाइल एसिटाइलिन इज ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ। अच्छा, विनाइल एसिटाइलिन बनाते हैं, ये आ गया विनाइल, ये आ गया एसिटाइलिन। अब वो कहता है कि C2 और C3 में जो बॉन्डिंग है वो कौन से ऑर्बिटल्स की वजह से है।
C2 में कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, उम्मीद है ये आपको पता ही होगा। 3 सिंगल बॉन्ड बने हुए हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर मिला के 3 आ रहा है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर मिला के 2 आ रहे हैं, यानी कि ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो फिर sp2 sp ओवरलैप होगी, डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। विनाइल एसिटाइलिन sp2 और sp ओवरलैप रखता है C2 और C3 में, डेल्टा ऑप्शन टिक कर दिया हमने। Element X is 8 question है जी। Element X is strongly electropositive and Y is strongly electronegative. Both are univalent. The compound form should be. तो दोनों यूनिवेलेंट है, X इलेक्ट्रॉन दे रहा है, Y दे रहा है, तो अल्फा ऑप्शन X पॉजिटिव Y नेगेटिव, बिल्कुल सीधा सीधा सा सवाल था जी। 9th क्वेश्चन, द 3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स इन अमोनिया आर मेड बाय। अच्छा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड इन अमोनिया, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास ऑर्बिटल हैं sp3 और हाइड्रोजन के पास तो सिर्फ s ही है, तो सारी बात है sp3s ओवरलैप होना चाहिए, अल्फा ऑप्शन। 10th question, a molecule having 2 lone pair and 2 bond pair around the atom, the shape will be। अच्छा, पानी की बात हो रही है जी, 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं। अच्छा, कोई और भी हो सकती है, लेकिन हमने क्योंकि पानी पढ़ा हुआ है इसलिए हम उसी की बात कर लेते हैं। तो 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर अगर हो तो शेप कौन सी होती है जी? शेप होती है बेंट शेप, वो के है डेल्टा ऑप्शन। 11th क्वेश्चन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑन वन मॉलिक्यूल and an electronegative atom of other molecule containing one pair of electrons called। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन है जी, बीटा ऑप्शन टिक कर लें। 12th क्वेश्चन है, वाटर इज a liquid while H2S is a gas, choose the correct reason to justify this fact। सारी बात है कि पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जी, पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जबकि H2S में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। अल्फा ऑप्शन देखें, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अच्छा, ये याद रहे कि मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होने से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के असर को आप कंपेंसेट नहीं कर सकते। H2S का वेट ज्यादा है, H2S की पोलराइजेबिलिटी भी ज्यादा है, चार्ली और डेल्टा बातें सही हैं, लेकिन जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो रहा है वो पानी के अंदर पाई जाने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही हो रहा है, और कोई वजह यहाँ पर नहीं है। तो अल्फा ऑप्शन, वाटर हैज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 13 क्वेश्चन देखिए, which of the following molecules has least number of non bonding electrons। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर मुराद ली जा रही है लोन पेयर्स की। आप ऑक्सीजन को देख लें, ऑक्सीजन छठे ग्रुप का मेंबर है, इसके पास 2 लोन पेयर होंगे, 2 और 2 4 हो गए। क्लोरीन को देखें, हर क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर हैं, तो यहाँ पे तो बेतहाशा ही लोन पेयर हो गए। HCl को देखें तो क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर हैं। अब चौथी मिसाल कौन सी है जी? C2H4। मैं C2H4 बना दूं अगर, तो आप जानते हैं कि कार्बन 4th ग्रुप का मेंबर है, अगर वो 4 बॉन्ड बनाएगा तो इसके पास कोई लोन पेयर नहीं होगा, तो यहाँ पर हमने अल्फा ऑप्शन C2H4 टिक कर दिया है। आगे चलते हैं, NH3 पॉजिटिव और BF3 के दरमियान में क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहा है द बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड ब्रोमीन। आप जानते हैं कि हमारी किताब में ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल लिखी हुई है जी, तो ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होगा। चार्ली ऑप्शन, अमोनिया यहाँ पे डोनर का काम कर रहा है और BF3 यहाँ पर एक्सेप्टर का काम कर रहा है। 15 क्वेश्चन, HF in comparison of HCl has bond energy। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। HF में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, तो सही जवाब हो गया अल्फा ऑप्शन, HF की बॉन्ड एनर्जी HCl से ज्यादा होगी। 16 क्वेश्चन, which molecule has shorter carbon to carbon bond length। 16 क्वेश्चन में हम ये लिखेंगे कि बॉन्ड लेंथ is inversely proportional to S कैरेक्टर। S कैरेक्टर जितना ज्यादा होता है उतनी बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। अच्छा, इथेन में sp3 बॉन्डिंग है, डायमंड में sp3 है, बेंजीन में sp2 है, जबकि इथाइलिन अल्फा ऑप्शन में sp बॉन्डिंग है, तो sp बॉन्डिंग सबसे कम हो गया, S कैरेक्टर सबसे ज्यादा है इथाइलिन में, तो इसलिए वहां पर हम कहेंगे कि बॉन्ड लेंथ सबसे शॉर्ट है इथाइलिन में। सही है जनाब, इथाइलिन के अंदर S कैरेक्टर ज्यादा, तो फिर सही जवाब वही हो जाएगा। यहाँ पर कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि जनाब इथाइलिन या इथीन जो है उसके अंदर तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और अगर हम बेंजीन देखते हैं तो बेंजीन के अंदर भी तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है,
तो अब ये तो दोनों डबल बॉन्ड है, फिर हम इथीन क्यों टिक कर रहे हैं? आपको याद हो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ थी 1.34 एंगस्ट्रॉम और यहाँ पर 1.397 एंगस्ट्रॉम। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर 100% नहीं है, बल्कि यहाँ पर रेजोनेंस है, डबल सिंगल बॉन्ड रेजोनेट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बॉन्ड लेंथ थोड़ी ज्यादा होती है, जबकि इथाइलिन में सबसे कम होती है। अल्फा ऑप्शन हमने टिक कर दिया। आगे चलते हैं जी। इन विच मॉलिक्यूल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैज ग्रेटर पोलैरिटी। अच्छा, जो पोलैरिटी है ना, 17 क्वेश्चन की अगर बात करें तो जो पोलैरिटी होती है वो भी डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फर्क पर, और वो डिपेंड करता है एस कैरेक्टर पर। जितना एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उतनी पोलैरिटी ज्यादा होगी। एक अंदाजे के मुताबिक अगर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो तो 2.8, और अगर sp हाइब्रिडाइज्ड हो तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.1 हो जाती है। वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। तो जनाब यहाँ पर सही जवाब हो गया इथाइन, अल्फा ऑप्शन, क्योंकि उसमें एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, इसलिए वहां पर बॉन्ड पोलैरिटी भी सबसे ज्यादा होगी। 18 क्वेश्चन आ गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स वुड यू एक्सपेक्ट द नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन बॉन्ड टू बी द शॉर्टेस्ट? नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड सबसे कम कहां पर होगा? जिसमें नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होंगे। हमने पढ़ा हुआ है कि आपस में बॉन्डिंग जो है ना, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड्स, मैं एक एक करके ड्रा कर देता हूं। नाइट्रोजन नाइट्रोजन N2H4, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्डिंग देखें, सिंगल बॉन्ड है। हमने क्या सीखा था कि बॉन्ड लेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स। जितने एटम्स आपस में ज्यादा बॉन्ड बनाएंगे ना, आपने क्या सीखा था कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, और ट्रिपल बॉन्ड। सही जनाब, ऐसे ही है। ये जो बॉन्ड लेंथ के हिसाब से बात करें तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है, डबल बॉन्ड छोटा होता है, और ट्रिपल बॉन्ड और छोटा होता है बॉन्ड लेंथ के हिसाब से। अच्छा, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड है N2H4 में, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का आपस में ट्रिपल बॉन्ड है। मोस्ट प्रोबेबली यही सही जवाब होगा, लेकिन फिर भी बाकी देख लेते हैं। N2O4 आ गया। N2O4 में नाइट्रोजन एक तरफ डबल बॉन्ड, एक तरफ ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो इनका आपस में सिंगल बॉन्ड होता है। सही जनाब, आगे चल पड़ते हैं। N2O आ गया, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इस तरीके से है। यहाँ पे चार्जेस भी हैं, लेकिन फिलहाल हमारी वो जरूरत नहीं है। हमने सिर्फ देखना है कि नाइट्रोजन के आपस में नंबर ऑफ बॉन्ड कहाँ ज्यादा हैं, ताकि हम बॉन्ड लेंथ का अंदाजा लगा सकें। तो N2 के अंदर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन आपस में सबसे ज्यादा बॉन्ड बना रहे हैं, इसलिए वो सही जवाब हो जाएगा बीटा ऑप्शन। 19 क्वेश्चन। द बॉन्ड लेंथ ऑफ ए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इज। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से ज्यादा होगी। अल्फा ऑप्शन देखें, यही तो अभी हमने पढ़ा है, तो 19 में हमने अल्फा ऑप्शन टिक कर दिया। 20th क्वेश्चन है, अ सब्सटेंस कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड एंड इन मेटल फॉर्म। बस बात खत्म हो गई जी। जैसे ही उसने हमें कहा कि सॉलिड स्टेट में सब्सटेंस कंडक्टिविटी कर रही है, तो हमें पता लग गया कि ये आयोनिक कंपाउंड नहीं हो सकता, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में कंडक्टिविटी नहीं करते। और इसके साथ ही सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और एल्युमिनियम क्लोराइड, यानी कि अल्फा, बीटा और डेल्टा ऑप्शन माइनस हो गए, वो तीनों आयोनिक कंपाउंड हैं। तो फिर चार्ली ऑप्शन कॉपर ही हो सकता था, क्योंकि मेटल ही है जो सॉलिड और सॉल्यूशन और सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म में कंडक्टिविटी करती है। तो 20th क्वेश्चन में हमने चार्ली ऑप्शन टिक कर दिया। 21st, एन आयोनिक कंपाउंड इज जनरली एस्टैब्लिश्ड बिटवीन एलिमेंट्स आउट ऑफ व्हिच। जारी बात है कि आयोनिक कंपाउंड कब बनता है, जब एक एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो और दूसरे की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा हो। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? डेल्टा ऑप्शन। One has low ionization energy and other has high electron affinity. 22nd question, which of the following will not be able to form coordinate covalent bond with H positive? H positive के साथ coordinate covalent bond बनाना है। आप पहला ऑप्शन देख लें, NH3 नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, SnH2 तीन चौथे ग्रुप का एक लोन पेयर, PH3 फास्फोरस के पास लोन पेयर, मीथेन कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है। जब कोई लोन पेयर नहीं है तो वो एक पॉजिटिव से बॉन्ड नहीं बना सकता। डेल्टा ऑप्शन टिक कर दें।
23rd क्वेश्चन, एन आयोनिक बॉन्ड इज डेल्टा ऑप्शन नॉन डायरेक्शनल। जी पता है सबको कि आयोनिक बॉन्ड की कोई डायरेक्शन नहीं होती, कोवलेंट बॉन्ड यूनी डायरेक्शनल होते हैं, आयोनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होते हैं। 24th क्वेश्चन, द शेप ऑफ H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव बना लेते हैं जी। H3O पॉजिटिव में ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर मौजूद है, 1 2 3 हाइड्रोजन मौजूद हैं, तो 3 बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर है। ऐसी हालत में शेप होती है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, तो जनाब यहाँ पर ट्राइगोनल पिरामिडल भी कहते हैं, तो डेल्टा ऑप्शन सही है। डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल कह दें या ट्राइगोनल पिरामिडल कह दें, डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर सही था। 25 एंगल बिटवीन 2px 2py, जाहिर बात है 2px x एक्सिस पे लगा हुआ है, 2py y एक्सिस में लगा हुआ है, तो इनके दरमियान में एंगल कितना होगा? 90 का एंगल ही होगा। 2px x एक्सिस 2py y एक्सिस 90 का एंगल है जी। डेल्टा ऑप्शन हमने यहाँ टिक कर दिया। 26 क्वेश्चन है, which of the following is not planar। अच्छा याद रख लेना, ये सवाल आता रहता है, कुछ और लोग भी ग्रुप में पूछते रहते हैं। तो बात इस तरह है कि sp और sp2 और dsp2 तीन हाइब्रिडाइजेशन हैं जो प्लेनर होती हैं। इसके अलावा किसी कंपाउंड में कोई भी हाइब्रिडाइजेशन होना, चाहे वो sp3 हो, चाहे वो dsp3 हो, d2sp3 हो, d3sp3 हो, कुछ के नाम आपने सुने हैं, कुछ के नहीं सुने, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, बस हाइब्रिडाइजेशन कोई भी हो, इन चारों में से वो प्लेनर नहीं होगा। तो बेंजीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, BF3 में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, AlF3 में, AlH3 में भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, वो आपको निकालनी आती है। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर काउंट करके मैंने बताया हुआ है। तो बीटा ऑप्शन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्लेनर नहीं होती। 27 आ गया, in which of the following the bond angle between two covalent bonds is greater। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि बॉन्ड एंगल जो होता है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एस कैरेक्टर के। तो एस कैरेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है काफी चीजें बताने में। तो एस कैरेक्टर जिसमें ज्यादा उसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा। CO2 में एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा है 50%, क्योंकि CO2 में जो है वो कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो उसमें बॉन्ड एंगल 180 का होगा। आपको बाकी बॉन्ड एंगल भी आते हैं, अमोनिया 107, CH4 109, वाटर 104। 28 question, SO3 molecule has how many electron pairs according to Vesper theory। SO2 molecule जो है इसके क्या हालात थे? आपने सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेने हैं, वही इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। 3 सिग्मा बॉन्ड है तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास होंगे, 3 बॉन्ड पेयर इसके पास होंगे। चार्ली ऑप्शन सही हो गया। 29 वेस्पर थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। नहीं जी, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री तो एक्सप्लेन होती है। इसके बाद चार्ली ऑप्शन बॉन्ड एंगल, वेस्पर थ्योरी से बॉन्ड एंगल भी पता लगता है। डेल्टा ऑप्शन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम। जी, वेस्पर थ्योरी से पता लगता है कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे है, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इससे पता नहीं लगती कि वेस्पर थ्योरी हमें कोई मालूमात नहीं देती कि बॉन्ड कैसे बने हैं। तो ये था जी हमारा 29th क्वेश्चन। 30th क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन का क्या काम है ये देखते हैं। पहला ऑप्शन डिटरमिनिंग द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स हाइब्रिडाइजेशन से पता लगती है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता इस बारे में, कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास इतनी स्ट्रांग है नहीं। बीटा ऑप्शन डिटरमिनिंग शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है फॉर एग्जांपल। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो मीथेन की भी है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो अमोनिया की भी है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो वाटर की भी है। अब आप sp3 हाइब्रिडाइजेशन को देखकर क्या ये बता सकते हैं कि वाटर, अमोनिया और मीथेन की शेप एक जैसी है या अलग अलग है? तो आप नहीं बता सकते, तो शेप नहीं बताई जा सकती हाइब्रिडाइजेशन से। चार्ली ऑप्शन डिटरमिनिंग ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ज्योमेट्री पता लग रही है हाइब्रिडाइजेशन से। sp3 होगी तो टेट्राहेड्रल, sp2 होगी ट्रायंगुलर प्लेनर, sp होगी लीनियर। डेल्टा ऑप्शन देखें, डिटरमिनिंग बोथ स्टेबिलिटी एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जनाब हाइब्रिडाइजेशन से
स्टेबिलिटी भी पता लग रही है, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स भी पता लग रही है। ये भी एक ऑप्शन हो सकता है हमारे पास। तो हमने टिक कर दिया कि हाइब्रिडाइजेशन से स्टेबिलिटी भी पता लग रही है और ज्योमेट्री भी पता लग रही है। तो दोनों ही काम हो रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन हमें ये बताती है कि भाई कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना रहा है स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए। जब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। ये हमें पता लगता है हाइब्रिडाइजेशन से। तो इससे ज्योमेट्री भी पता लगती है, स्टेबिलिटी भी पता लगती है। आगे चल पड़ते हैं 31st। An ionic compound is most likely to be formed between बीटा ऑप्शन जी पिछले सवाल जैसा ही है। आप सवाल नंबर 21 देख सकते हैं, 31 भी वैसा ही है। बीटा ऑप्शन the ionization energy of A is low but electron affinity of B is high। 32nd question, according to Vesper theory, electron pairs around central atom arrange themselves in such a way that there is minimum repulsion and maximum distance tend to attain क्या था वेस्पर थ्योरी का जो पोस्टुलेट था कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स टेंड टू रिमेन ए मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट टू कीप द रिपल्शंस एट ए मिनिमम। तो ये डेल्टा ऑप्शन बन रहा है जी। 33rd, which of the following does not have a linear geometry। मैंने अर्ज कर दी थी जी कि जिसके पास लोन पेयर होगा उसकी ज्योमेट्री लीनियर नहीं होगी। आप देख लें कि बेरिलियम 2A का मेंबर है और कैडमियम और मरकरी 2B के मेंबर हैं, जबकि टिन जो है वो ग्रुप 4 का मेंबर है तो उसके पास एक लोन पेयर होगा SnCl2, तो फिर उसकी ज्योमेट्री लीनियर नहीं होगी। चार्ली ऑप्शन हमने टिक कर दिया। 34 क्वेश्चन देखें जी। एलिमेंट हैज 5 आयोनाइजेशन एनर्जीज 496, 698, 7000। ये देखें जरा, सेकंड और थर्ड को लिख रहा हूँ। 698 के बाद 7000 हो गई। ये क्या है? ये सडन इंक्रीज है। अब जब सडन इंक्रीज आता है तो यहाँ पर ब्रेक लग जाती है, यानी कि इस एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 ही हो सकती है, 3 नहीं हो सकती। अब 2 हो सकती है, 3 नहीं हो सकती। तो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ दिस एलिमेंट? 2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, जाहिरी बात है कि ये मेटल होगा और मेटल के ऑक्साइड हमें पता है कि बेसिक होते हैं। तो इस तरह आयनाइजेशन एनर्जी ने हमारी मदद कर दी ऑक्साइड की नेचर पता करने में, जो कि बेसिक थी। 35 which of the following molecule has net dipole moment? फिर दोबारा से बता रहा हूँ, जिसके पास लोन पेयर होता है, जिसके पास लोन पेयर होता है उसकी ज्योमेट्री जो है वो कभी भी लीनियर नहीं हो सकती और उसका डाइपोल मोमेंट कभी भी 0 नहीं हो सकता। सही है जनाब। तो हमने लोन पेयर वाली स्पीशीज ढूंढनी है। जाहिर बात है SO2 जो है उसके अंदर लोन पेयर है, जबकि बाकी सब में किसी के पास लोन पेयर नहीं है। आप देख लें जी, BF3 के अंदर कोई लोन पेयर नहीं है, PF5 के अंदर कोई लोन पेयर नहीं है, CO2 के अंदर कोई लोन पेयर नहीं है। तो डेल्टा ऑप्शन हमने टिक कर दिया। 36 को हम क्रेडिट पे दे देंगे। ये सवाल जो है वो हमारे समझ में नहीं आ रहा कुछ बिल्कुल। 37, a neutral atom will have lowest ionization energy when its electronic configuration is। अच्छा, जो ionization energy है ना जी, वो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, सॉरी इंक्रीज होती है, और टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। तो अब इस साइड पर जो एलिमेंट होगा ना जी, लेफ्ट साइड पर ऊपर की तरफ, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी। अल्फा ऑप्शन को आप तर्जुमा करें ना तो वो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, बीटा फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, चार्ली हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है और डेल्टा बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो ये सारी मैंने इनकी पीरियोडिक टेबल में जो पोजीशन है ना वो बता दी है। अब सबसे लेफ्ट पर सबसे नीचे सोडियम है, तो सोडियम सही जवाब होना चाहिए। अल्फा ऑप्शन की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है। 38 देखें, अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म टू। केमिकल बॉन्ड बनने के फवायद क्या है? केमिकल बॉन्ड बनने का फायदा है टू अटेन दी ऑक्टेट स्टेट, बिल्कुल सही है जी।
टू मिनिमाइज एनर्जी बॉन्ड इसलिए बनते हैं कि एनर्जी कम हो, स्टेबिलिटी ज्यादा हो और रिएक्टिविटी भी कम हो। तो 1 2 3 4 सारी ही बातें अपनी जगह पर सही लग रही हैं। केमिकल बॉन्ड बनने के ये चारों ही फवायद मौजूद हैं। तो बीटा ऑप्शन 1 2 3 एंड 4 ऑल आर करेक्ट, यहाँ पर सही जवाब हो गया फॉर स्टैंडर्ड एलिमेंट्स। 39 which ion is most polarizing। अच्छा याद रख लेना है आपने कि जो पोलराइजिंग है ना, पोलराइजिंग पावर ये पॉजिटिव आयन की होती है, नेगेटिव आयन की होती है पोलराइजेबिलिटी, पॉजिटिव आयन की होती है पोलराइजिंग पावर। तो पोलराइजिंग पावर जो है ना वो चार्ज टू साइज रेशियो पर डिपेंड करती है कैटायन के। अच्छा अगर आप कैटायन को देखें ना तो यहाँ पर सबसे ज्यादा चार्ज किस पर है, एल्यूमिनियम पर, और उसका साइज भी सबसे कम है, तो वो सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर रखेगा। ये इंफॉर्मेशन आपके पास रहनी चाहिए। 40th क्वेश्चन है जी, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज यूज्ड टू लाइन इंडस्ट्रियल फर्नेस, इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, व्हिच टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर ब्रोकन इन इट। अच्छा सारी बात है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो आयनिक बॉन्ड उसके अंदर होगा। मैग्नीशियम ग्रुप 2 का मेंबर है और जो ऑक्सीजन है वो ग्रुप 6A की मेंबर है। जारी बात है ग्रुप 2 और ग्रुप 6A में आयनिक बॉन्ड होते हैं। तो चार्ली ऑप्शन हो गया। अच्छा जी 41 दी एटम्स X and Y हैव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शोन बिलो। X की कॉन्फ़िगरेशन को आप तर्जुमा कर लें, ये X बन रहा है कि जिंक, 30 इलेक्ट्रॉन्स इसमें बन रहे हैं, ये जिंक होगा। अब ये काम ना आपको करना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं कह सकते कि हमें कैसे पता लगेगा ये जिंक है। भाई आप भी इलेक्ट्रॉन काउंट कर लें, मैंने भी इलेक्ट्रॉन काउंट करके ही बताया है कि वो जिंक है। अब मुझे कौन सा इल्हाम हो रहा है, तो 30 इलेक्ट्रॉन है वो जिंक होगा। और Y is equal to 1s2 2s2 2p4 तो वो ऑक्सीजन होगा। अब जिंक कौन से ग्रुप का मेंबर आ गया, 2b का मेंबर है, और ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का मेंबर है, वो 6A का मेंबर है। जिंक और ऑक्सीजन मिलते हैं तो सबको ही पता होना चाहिए कि जिंक ऑक्साइड बनेगा, यानी कि ZnO। जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है वैलेंस शेल वाले, और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो ZnO बन जाएगा। अल्फा ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया 41 में। 42nd क्वेश्चन जी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स द अंडरलाइंड एलिमेंट डज नॉट हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। अच्छा अब हम सबसे पहले पहला ही ऑप्शन देख लें, लिथियम ऑक्साइड। आप जानते हैं कि लिथियम जो है ये पाया जा रहा है पहले ग्रुप में, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s1। तो जनाब 2s1 है, लिथियम जो है ना वो शुरू वाले एलिमेंट्स में आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सारे एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जो अपना डुप्लेट रूल कंप्लीट करते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करते। तो लिथियम के पास आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने की कोई भी इम्कानात इस कंपाउंड में नहीं है। फिर भी ऑक्सीजन को देख लें, H2O2 में ऑक्सीजन के 6 अपने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 उसने शेयर कर लिए, तो उसके पास 8 हैं। H2O2 में ऑक्सीजन के पास 8 हैं। PCl3 में देखें फास्फोरस 5वें ग्रुप का मेंबर है, 3 बॉन्ड बनाए हैं, 5 जमा 3 उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं। PCl5 में देखें क्लोरीन 7वें ग्रुप का मेंबर है, 1 उसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो बीटा, चार्ली और डेल्टा में ऑक्सीजन, फास्फोरस और क्लोरीन के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन लिथियम अल्फा ऑप्शन जो है इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो 42nd में हमने अल्फा ऑप्शन टिक कर दिया कि इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। 43rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स विल नॉट फॉर्म ए हाइड्रोजन बॉन्ड विद अनदर ऑफ इट्स ओन मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं बीटा ऑप्शन, वहां पर CH3NH2 है, CH3NH2 नाइट्रोजन यहाँ मौजूद है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है। पहली कंडीशन पूरी हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो अगर दूसरा मॉलिक्यूल भी CH3NH2 का होगा तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सेकंड मॉलिक्यूल में भी है, दूसरी कंडीशन पूरी हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। इसी तरीके से CH3OH को देखें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पहली शर्त ऑक्सीजन से अटैच है हाइड्रोजन, और दूसरी शर्त ऑक्सीजन दूसरे मेथनॉल में भी होगा, वो भी पूरी हो गई। अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती ही है। अब बीटा, चार्ली और डेल्टा में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, आप ऐसे याद कर लें, या फिर दूसरा रास्ता मैंने पहले ही बता दिया था कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स
आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते, उससे भी आपका मसला हल हो सकता था। तो अल्फा ऑप्शन एल्डिहाइड आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता, तो ये हमने टिक कर दिया। 44 जी, व्हेन हीटेड सॉलिड आयोडीन रेडिली फॉर्म्स आयोडीन वेपर्स, व्हाट डज दिस इंफॉर्मेशन सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ द पार्टिकल्स इन दीज टू फिजिकल स्टेट्स ऑफ आयोडीन। अब आयोडीन जो है ना, जब सॉलिड फॉर्म में होती है तो एक I2 दूसरे I2 के साथ, तीसरे I2 के साथ, चौथे I2 के साथ, और इसी तरीके से पूरी क्रिस्टल में I2 ही लगे होते हैं जो आपस में वैन डर वाल्स फोर्सेस के साथ अट्रैक्टेड होते हैं। सही जनाब, इस तरीके से आयोडीन की क्रिस्टल साथ साथ फेस सेंटर्ड है तो फेसेस पर भी आयोडीन जो है वो लगे होते हैं सारे ही I2, जैसा कि मैंने वो पीले कलर के आयोडीन वाली शक्ल आपको दिखाई थी। तो जब ये वेपोराइज होता है ना तो ये बॉन्ड टूटते हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस टूट जाती हैं लेकिन कोवलेंट बॉन्ड नहीं टूटते। तो वेपर स्टेट में भी आयोडीन मॉलिक्यूलर क्रिस्टल होती है, वे मॉलिक्यूल की शक्ल में होती है, सॉलिड में भी मॉलिक्यूल की शक्ल में होती है। तो डेल्टा ऑप्शन हम यहाँ पर सही कर लेंगे। आगे चलते हैं, 45th क्वेश्चन देखें। प्लांट्स अपीयर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, द सेंट्रल सेगमेंट ऑफ फुल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल इज शोन बिलो। अच्छा, अब इसमें हमें क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो जरा नोट कर लेते हैं। वो कहता है कि मैग्नीशियम के साथ एक नाइट्रोजन है जिसने आगे 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक नाइट्रोजन है जिसने आगे 2 बॉन्ड बनाए हैं, एक नाइट्रोजन है जिसने आगे 3 बॉन्ड बनाए हैं, एक नाइट्रोजन है जिसने आगे 2 बॉन्ड बनाए हैं। अच्छा, अब इसे कहा है 1, इसे कहा है 4, इसे कहा है 2, इसे कहा है 3। अब वो कहता है कि विच ऑफ द description of the bonds between magnesium and nitrogen is most likely to be correct। अब यहाँ आप गौर करें तो मैं पहले नाइट्रोजन 2 और 3 की बात कर रहा हूँ। नाइट्रोजन ना ग्रुप 5 का मेंबर है। ग्रुप 5 का मतलब इसके पास अपने 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड उसने कार्बन से बनाए तो 5 और 3 कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब अगर कोई बॉन्डिंग हो रही है तो जाहिर बात है कि वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही होगी क्योंकि नाइट्रोजन का ऑक्टेट पहले ही कंप्लीट है। इसके मुकाबले में नाइट्रोजन 1 और 4 को देखें, नाइट्रोजन 5th ग्रुप का मेंबर है, उसने 2 बॉन्ड बनाए हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। अब अगर मैग्नीशियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा नाइट्रोजन को तो फिर मैग्नीशियम आयनिक बॉन्ड बनाकर नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। तो 2 नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, 2 नाइट्रोजन आयोनिक बॉन्ड बना रहे हैं। तो यहाँ पर चार्ली ऑप्शन देखें आप, 1 और 4 में आयोनिक बॉन्ड है और 2 और 3 में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, ये सही लग रहा है। 46 में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन ए हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड अमोनिया में तो होता है, वाटर में भी होता है, ये दोनों तो हमें पता ही हैं। और नाइट्रिक एसिड जो है इसके अंदर भी होगा क्योंकि नाइट्रिक एसिड का फार्मूला BHONO2 है। तो पहली शर्त भी पूरी हो रही है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और अगर दूसरा नाइट्रिक एसिड होगा तो उसमें भी ऑक्सीजन होगी। तो बीटा, चार्ली और डेल्टा में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की शर्त पूरी हो रही है। अल्फा ऑप्शन अमोनियम क्लोराइड जो है उसमें ये शर्त पूरी नहीं हो रही। क्यों पूरी नहीं हो रही, इस पर बात करते हैं। अमोनियम क्लोराइड जो है ना वो एक आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड में अमोनियम अगर यहाँ लगा हुआ है ना जी, अमोनियम यहाँ लगा हुआ है तो यहाँ पे कौन है, क्लोराइड, इधर कौन है, क्लोराइड, इधर कौन है, क्लोराइड, क्लोराइड के साथ अमोनियम फिर क्लोराइड, अमोनियम फिर क्लोराइड, सही जी, इस तरह होगा। तो एक अमोनियम में पहली शर्त तो पूरी हो रही है कि नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, लेकिन इसके इर्द गिर्द कहीं पर भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मौजूद नहीं है क्योंकि आयोनिक कंपाउंड्स में जो एक पॉजिटिव आयन होता है ना उसके इर्द गिर्द सिर्फ नेगेटिव आयन होते हैं, और नेगेटिव आयन कौन है, क्लोराइड। ये फोन नहीं है, जब तक फोन नहीं होगा सामने तब तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड है अमोनियम और क्लोराइड में, बट देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अल्फा ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। 47 देखें, इन विच सीक्वेंस आर द मॉलिक्यूल्स कोटेड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल विद इन दी मॉलिक्यूल। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास जो मिसालें हैं ना, हमें जो मिसालें पढ़ाई गई हैं, बताई गई हैं, जो किताब के अंदर हैं, उनको ही अगर हम देखें तो हमें बहुत आसानी से जवाब मिल जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ बीटा ऑप्शन की। वाटर के अंदर एंगल है 104.5,
अमोनिया के एंगल है 107.5 डिग्रीज और मीथेन के पास एंगल है 109.5 डिग्रीज का। तो फिर बीटा ऑप्शन में वाटर लेस देन अमोनिया लेस देन मीथेन ये बिल्कुल सही लग रहा है। सही जनाब, तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर सही था। वैसे मैं आपको बताता चलूँ कि बाकी एंगल्स क्या क्या हैं। अल्फा ऑप्शन में वाटर के पास है 104.5 डिग्रीज, SF6 के पास एंगल है 90 डिग्रीज का, BF3 के पास 120 डिग्रीज का। चार्ली ऑप्शन में देखें वाटर में 104.5, कार्बन डाइऑक्साइड में 180 का एंगल है, BF3 में 120 का एंगल है। डेल्टा ऑप्शन में देखें कार्बन डाइऑक्साइड में 180 का एंगल है, वाटर में 104.5 डिग्रीज का एंगल है, BF3 में 120 का एंगल है। तो आप बाकी सब भी नोट कर लें, लेकिन जो सही जवाब है वो मैंने बीटा बता दिया है। 48 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ 1 and 2 कार्बन एटम इन दिस स्ट्रक्चर क्या है जी, CH2, दो आ गए, डबल बॉन्ड CH2। सही जनाब, ऐसे है। अब इस कार्बन के सिग्मा बॉन्ड काउंट करें 1 2 3, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। इसके सिग्मा बॉन्ड काउंट करें 1 और 1 2, तो भाई sp हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 1 sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। चार्ली ऑप्शन यहाँ पर सही होना चाहिए। 49 क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द ल्यूइस स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन ग्रुप 5 का मेंबर 3 बॉन्ड बनाएगा। अगर एक नाइट्रोजन को क्रॉस से जाहिर कर दूं तो दूसरे नाइट्रोजन को डॉट से जाहिर करूंगा। ऐसे स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाने के लिए भी दिए थे, कुछ लोगों ने होमवर्क करके भेजा, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है जी। उनके लिए मैंने बताया था कि आपने लोन पेयर अगर है उस एटम के पास तो लोन पेयर मिस नहीं करना, एक बार। और दूसरी बात कि इलेक्ट्रॉन एक एक करके लगाने की बजाय हमेशा लोन पेयर को इकट्ठा लगाने की आदत डालें। तो यहाँ पर फिलहाल अल्फा ऑप्शन सही हो गया 49 में। 50th क्वेश्चन देखते हैं, which statement is not correct regarding the properties of ionic compounds। अल्फा ऑप्शन they have high melting and boiling point, बिल्कुल सही बात है। बीटा ऑप्शन their reaction velocity is very high, बिल्कुल सही बात है। चार्ली ऑप्शन ionic solids in their molten form do not conduct electricity, इनकरेक्ट है जी। आयनिक सॉलिड सॉलिड फॉर्म में कंडक्ट नहीं करते, मोल्टन फॉर्म में दे आर कंडक्टर। तो चार्ली ऑप्शन इनकरेक्ट था, हमने उसे टिक कर दिया। 51 आ गया, द स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल फोर्सेस दैट इज इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। तो भाई लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है पोलराइजेबिलिटी पर। पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी तो लंदन फोर्सेस ज्यादा होंगी। बीटा ऑप्शन नजर आ रहा है। इसके अलावा कोई और चीज पे डिपेंड करती हैं जी, एटॉमिसिटी पे भी डिपेंड करती हैं। 52 बॉन्ड एनर्जी ऑफ हैलोजन मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडीन, व्हाई इज दैट। अच्छा जनाब, तो बॉन्ड एनर्जी का इन्हिसार मैंने किस बात पर लिखा था, मैंने लिखा था बॉन्ड लेंथ पर। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। अच्छा देखें जरा अल्फा ऑप्शन, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज। हमने नहीं ऐसा कुछ पढ़ा जी, बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे तो मुझे नहीं नजर आ रहा कुछ। डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करती है। क्या क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ ब्रोमीन से और ब्रोमीन की आयोडीन से बड़ी है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। आयोडीन की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ बढ़ रही होती है। तो चार्ली ऑप्शन देखें, डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, वेरी गुड जी, डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, और जब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। चार्ली ऑप्शन सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। 53rd, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज लीस्ट बॉन्ड एनर्जी वैल्यू। अच्छा यहाँ पर अब देखें, एक बात तो मैंने बता दी थी कि बॉन्ड एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। HF और HCl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो इनकी बॉन्ड एनर्जी तो ज्यादा ही होगी। दूसरा मैंने क्या कहा था कि क्लोरीन और फ्लोरीन, इसमें मैंने बताया था कि फ्लोरीन, इससे पीछे वाला ऑक्सीजन, इससे पीछे वाला नाइट्रोजन, 3 एटम की मैंने बात की थी कि ये जो पहले पहले मेंबर हैं 5th ग्रुप के, 6th ग्रुप के, 7th ग्रुप के, इनकी जो बॉन्ड एनर्जी है ये एक्सेप्शनली लो वैल्यू यूज करती है, इसकी लो वैल्यू होती है। तो ये बात जो ना हमारी कल जो ग्रुप में डिस्कशन हो रही थी उसमें भी हुई कि इनकी इलेक्ट्रॉन जो वैल्यू है ये कम है बॉन्ड एनर्जी की। क्यों कम है आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क ही नहीं है।
फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, दूसरे की भी 4, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो फर्क ही एग्जिस्ट नहीं करता, ये तो पोलर ही नहीं है। और एक और बात, इनके पास लोन पेयर भी ज्यादा है, तो नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास 2, फ्लोरीन के पास 3, तो फ्लोरीन के पास ज्यादा लोन पेयर होने की वजह से भी उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है। तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। आप इसे एक्सेप्शनल बिहेवियर, एबनॉर्मल बिहेवियर के तौर पर याद रखेंगे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन अपने अपने ग्रुप में कम बॉन्ड एनर्जी शो करते हैं, और इसकी वजह मैंने बता दी कि वो दोनों हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, तो वो आपस में नहीं जुड़ना चाहते, वो आपस का बॉन्ड तोड़कर किसी और से जुड़ना चाहते हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अच्छा, फिलहाल हमारा सवाल कौन सा है जी? 54, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मेनली डिपेंड अपॉन। अच्छा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ना, इनकी स्ट्रेंथ किस चीज पर डिपेंड करती है? देखते हैं जी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो ना वो केमिकल बॉन्डिंग पर असर डालते हैं। बीटा ऑप्शन न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का कभी कोई असर मैंने नहीं पढ़ा। चार्ली ऑप्शन टोटल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड असर डाल सकता है, लेकिन वो तो असर डाल सकता है पोलराइजेबिलिटी की शक्ल में सिर्फ लंदन फोर्सेस पर, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ओवरऑल जो हैं वो डिपेंड कर रही होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ओवरऑल डिपेंड कर रही होती हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फर्क पर। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क ज्यादा होगा तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ज्यादा होंगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क ज्यादा होगा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस ज्यादा होंगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क ज्यादा होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आयन डाइपोल फोर्सेस ज्यादा होंगी। तो टोटल 5 तरह की फोर्सेस हैं, उनमें से 4 तरह की फोर्सेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे डिपेंड करती हैं, तो इसी वजह से हम कहेंगे कि मेजरली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फर्क पर डिपेंड करती हैं। 55 क्वेश्चन देखें। आयोडीन इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू, तो हमने क्या सीखा था कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की तरफ नीचे की तरफ जाते हुए साइज बढ़ रहा है, पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही है और लंदन फोर्सेस बढ़ रही हैं, तो आयोडीन में पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, लंदन फोर्सेस ज्यादा हैं। टिक कर दें जी चार्ली ऑप्शन। 56, एल्यूमिनियम मेटल इज मोर हार्डर देन सोडियम बिकॉज, सही जी। तो इसको जरा देख लें, जो हार्डनेस है ना जी, हार्डनेस ऑफ मेटल, वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेटेलिक बॉन्डिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सही जनाब। और अब जरा ऑप्शन देख लेते हैं। सोडियम पहले ग्रुप का मेंबर है, मैग्नीशियम दूसरे ग्रुप का मेंबर है, एल्यूमिनियम तीसरे ग्रुप का मेंबर है। तो सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन यूज करता है? 1 इलेक्ट्रॉन फॉर बॉन्डिंग, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर बॉन्डिंग, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स फॉर बॉन्डिंग। तो एल्यूमिनियम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज ज्यादा कर रहा है बॉन्डिंग के लिए, तो फिर इसके अंदर हार्डनेस ज्यादा होगी। अल्फा ऑप्शन देखें, सोडियम हैज टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। बीटा ऑप्शन, एल्यूमिनियम फॉर्म्स आयनिक एज वेल एज कोवलेंट बॉन्ड। भाई कोई एलिमेंट आयनिक बॉन्ड बनाए, कोवलेंट बॉन्ड बनाए, मेटालिक बॉन्ड बनाए, वो उसका सरदर्द है, हमारा नहीं है। हमें तो इससे हार्डनेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, क्योंकि हमें पता है कि हार्डनेस ने डिपेंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेटालिक बॉन्डिंग पर। तो चार्ली ऑप्शन देखें, लैटिस ऑफ पॉजिटिव आयंस ऑफ एल्यूमिनियम आर सराउंडेड बाय मोर मोबाइल इलेक्ट्रॉन। जाहिर बात है कि एल्यूमिनियम ज्यादा मोबाइल इलेक्ट्रॉन है उसके पास, तो फिर उसकी जो लैटिस है उसमें ज्यादा आयन होंगे। तो यहाँ पर सही जवाब हो गया चार्ली 56 में। 57 आ गया जी। ये MTBE का स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक तरफ कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बने हुए हैं सिंगल, फिर ऑक्सीजन है, फिर CH3 है। इस बॉन्ड को उसने Q कहा है, इस बॉन्ड को उसने P कहा है। वो कहता है P और Q बॉन्ड की लेंथ क्या है। जाहिर बात है कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, 1 2 3 4, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और यहाँ पर एंगल होगा 109.5 डिग्रीज का। ऑक्सीजन ने 2 सिंगल बॉन्ड बनाए हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 लोन पेयर, 2 जमा 2 कितने हो गए जी? 4 हो गए। 4 हो गए मतलब ऑक्सीजन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और अगर ऑक्सीजन हाइब्रिडाइज्ड हो sp3 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, तो फिर उसका एंगल होता है 104.5 डिग्रीज का, वाटर के जैसा एंगल होगा। तो यहाँ पर अब जनाब मैंने हिसाब लगा लिया, चार्ली ऑप्शन P एंगल जो है, P एंगल
वो 109.5 का है और Q एंगल जो है वो 105 डिग्रीज का है। 58 आ गया जी। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब चेंज इन बॉन्ड एंगल इन वाटर व्हेन द आयन H3O पॉजिटिव इज फॉर्म। मैं पानी को और H3O पॉजिटिव को कंपेयर कर देता हूं आपके सामने, आप खुद से ही अंदाजा लगा लें। एक तरफ वाटर लिख लेते हैं, एक तरफ H3O पॉजिटिव लिख लेते हैं। दो बॉन्ड पेयर हैं, दो लोन पेयर हैं, यहाँ पर तीन बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर है। तो जाहिर बात है कि जब बॉन्ड पेयर ज्यादा होते हैं तो लोन पेयर कम होंगे, तो लोन पेयर की रिपल्शन भी कम होगी। इसी वजह से यहाँ पे एंगल 104.5 का है, तो यहाँ पे 107.5 डिग्रीज तक जा सकता है। तो एंगल थोड़ा सा बड़ा है, बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं आ रहा लेकिन थोड़ा सा बढ़ रहा है। चार्ली ऑप्शन यहाँ पर टिक कर देंगे। 59 आ गया। CCl4 हैज नो नेट डाइपोल मोमेंट बिकॉज ऑफ। अब CCl4 में मसला क्या है? CCl4 AB टाइप का सिस्टम है, ABX टाइप का। एक सेंट्रल एटम के साथ बाकी सारे एटम लगे हुए हैं, सारे बॉन्ड पेयर हैं, कोई लोन पेयर नहीं है, स्टैंडर्ड ज्योमेट्री है, तो बस बात बन गई जी। अल्फा ऑप्शन देखें, रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, लोन पेयर नहीं है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। और आखिरी सवाल है जी हमारा आज का, सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। पढ़ लेते हैं सारी जी। व्हेन ए कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। नहीं जी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। बीटा, प्योर वाटर डज नॉट कंटेन एनी आयन। ऐसा नहीं है जी, प्योर वाटर में भी 10⁻⁻7 मोलर हाइड्रोजन आयंस और इतने ही हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं। चार्ली ऑप्शन, अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन अट्रैक्टिव फोर्सेस ओवरकम रिपल्सिव फोर्सेस। 6 चैप्टर है, सेकंड पेज है, एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन में हमें बताता है। देख लेना उस टॉपिक को कि जब बॉन्ड बनता है ना तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होती हैं, रिपल्सिव फोर्सेस कम होती हैं, कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस आता है जैसा कि हाइड्रोजन के लिए 75.4 पिकोमीटर, तो तब बॉन्ड बन जाता है। ये सही लग रही है, चार्ली सही लग रहा है। डेल्टा देख लें जी, HF इज लेस पोलर देन HBr। सही नहीं लग रहा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो HF का ज्यादा है HBr से, तो HF ज्यादा पोलर है एज कंपेयर टू HBr। तो यहाँ पे चार्ली ऑप्शन सही हो गया। आज के सवाल जो भी पेपर में हमने डिस्कशन की, इसमें जितने भी मसाइल हों उनको आप शाम में डिस्कस कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो बाकी बातें इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम।